गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो हम क्लास समझेंगे वो हम लोग का ज्योग्राफी का होगा, जो कि ज्योग्राफी में भी दो बुक है। 12th क्लास में ज्योग्राफी में कितने बुक है? दो बुक है। पहला बुक है जो कि इंडिया के बारे में पढ़ना है, और दूसरा बुक है हमें पूरा वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो वर्ल्ड के बारे में आज हम देखेंगे। तो वर्ल्ड का कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर जिसमें हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व और वृद्धि। ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसमें से हम पहला लेक्चर आपको डाल चुके हैं, पहला लेक्चर आप करा चुके हैं। अब आज का जो वीडियो होगा वह सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या वितरण के प्रारूप, कि जनसंख्या वितरण को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके प्रारूप क्या होते हैं। सेकंड देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व और उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि जनसंख्या वितरण के प्रारूप। कितने प्रारूप होते हैं? तो चार होते हैं। पहला होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और एक होता है चतुर्थ श्रेणी। तो इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रथम श्रेणी का प्रारूप। तो प्रथम श्रेणी के प्रारूप के अंतर्गत वैसे प्रदेश, वैसे राज्य, वैसे जिला, वैसे गांव को रखा जाता है, या तो वैसे कंट्री, वैसे महादेश को रखा जाता है जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो जनसंख्या कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? तो आप कभी भी मत भूलिएगा कि जनसंख्या अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। तो प्रथम प्रारूप में तो हम ये देखेंगे कि हम कोई एक कॉन्टिनेंट या तो कोई एक महाद्वीप तो हम नहीं रख सकते हैं। हम कोई भी महाद्वीप जहां जनसंख्या अधिक मिलती हो तो उसे हम प्रथम श्रेणी में रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया के बारे में बात करते हैं हम। तो मान के चलिए एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है। एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, मतलब एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप की किधर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी? इस वाले भाग में। इस वाले भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। तो और इस वाले भाग में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से आते हैं? आप बोलेगे भाई चीन आते हैं, नीचे रूस का इलाका है, निचले रूस के इलाके आते हैं, ऊपर भारत के इलाके आते हैं, यहाँ पे मैदानी इलाके आते हैं। तो यहाँ के जो भाग है वहां पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाएगी। तो यही लिखा गया है पूर्वी एशिया। यही इधर पूर्वी एशिया हो गया, इधर पश्चिमी एशिया। उसके बाद देखते हैं कि हम पश्चिमी यूरोप। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप की इधर वाले क्षेत्र, यूरोप यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे कि हो गया यूरोप के कौन सी क्षेत्र हो जाएंगे? तो पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें से आ जाएंगे रूस। उधर के वाले भाग में आ जाते हैं रूस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूस के कौन कौन से, रूस है दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तरी अमेरिका यानी कि कनाडा के ऊपर वाला भाग में, कि कनाडा के सेंट लॉरेंस नदी के क्षेत्र में। तो पिछले क्लास में हम मैप अच्छे से बता दिए हैं कि कहाँ कौन कौन से नदी है, कौन कौन से देश है, और कहाँ पे जनसंख्या कितनी अधिक पाई जाती है। तो इस बार हम मैप उतना यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रथम श्रेणी में वैसा देश, वैसा प्रदेश को रखा जाता है जहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे कि उत्तरी कनाडा, उत्तर के क्षेत्र में अलास्का हो गई, ये सारे क्षेत्र में कनाडा के मध्य वाले भाग में सेंट लॉरेंस नदी पर, वहां पे उद्योग क्रियाकलाप सब सर्वाधिक होते हैं, जिस कारण से वहां तो जनसंख्या पाई ही जाती है बहुत ज्यादा। बात आती है पूर्वी एशिया, इधर वाले क्षेत्र में, वहां भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। रसिया के निचले भाग में जनसंख्या पाई जाती है, कि पश्चिम यूरोप जैसे कि फ्रांस, चीन, ब्राजील, ये सारे में जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो उसे हम कहाँ प्रथम श्रेणी में रखते हैं। अब आते हैं हम द्वितीय श्रेणी के प्रारूप। तो द्वितीय श्रेणी के प्रारूप में क्या होते हैं? इसमें मध्यम जनसंख्या को शामिल किया जाता है। मध्यम जनसंख्या कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए यूगोस्लाविया, इटली, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, तटीय प्रदेश या भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश मान के। भूमध्य सागर कैसे है? ये भारत है, भारत यहाँ पे बन गया। भारत के जस्ट आगे जैसे जाइएगा जो भूमध्य सागर तट दिखेगा, भूमध्य सागर के पास कौन सा है? मिस्र है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, सीरिया है। ये सारे जो क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका दो भाग में बटे हुए हैं, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं हम। दक्षिण अमेरिका के कौन से क्षेत्र? दक्षिण अमेरिका के हो गए अर्जेंटीना, वेनेजुएला और पेरू, चिली। अर्जेंटीना की बात की एकदम नीचे, दक्षिण अमेरिका के एकदम नीचे वाला भाग पेरू और चिली, जो कि इधर है। चिली एक क्यों रखा गया है? क्योंकि वह देश की आकृति ही मिर्च के समान है, इसलिए उस देश का नाम चिली रखा गया। चिली वाला, पेरू वाला इलाका, और यहाँ पे वेनेजुएला, जस्ट भूमध्य रेखा के सामने है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका की उस। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में भी मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। क्यों मध्यम जनसंख्या पाई जाती है यूगोस्लाविया?
यूगोस्लाविया एक कास्ट प्रदेश है। कास्ट प्रदेश किसे कहते हैं? चूना पत्थर से युक्त प्रदेश को कास्ट प्रदेश कहते हैं, जहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। जैसे कि भारत में मध्य प्रदेश में चूना पत्थर पाई जाती है, वैसे ही यूगोस्लाविया थी, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के प्रारूप में मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। आपको बस इतने याद रखने हैं। तृतीय श्रेणी के प्रारूप, तो तृतीय श्रेणी के प्रारूप में उस क्षेत्रों का रखा जाता है जहाँ पे अल्पसंख्या पाई जाती है, एकदम निम्न जनसंख्या पाई जाती है, एकदम कम से कम जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ पे क्यों यहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है? तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर्थिक संसाधनों की कमी, यातायात के साधन कमी है, या आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण हमें क्या मिलते हैं? कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। जलापूर्ति के अभाव हो जाते हैं, मिट्टी अच्छी नहीं है, तो वहां पे कैसे जनसंख्या पाए जाएंगे? बहुत कम जनसंख्या पाए जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि कौन से क्षेत्र में इसको रखेंगे कि यूरेशिया आ गए, रेखीय विश्वत रेखीय पर्वत, कनाडा पर्वतीय पठारी, ये सारे इलाके आ जाएंगे। जितने भी पठारी हैं, जितने भी पठारी हैं, पर्वत हैं, इलाके हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा वाले देश, भूमध्य रेखा वाले देश तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि पठारी भाग हो गया, भूमध्य रेखा वाला देश, केन्या, कांगो रिपब्लिक हो गए, सोमालिया, इरिट्रिया, इस सब में कैसी जनसंख्या पाई जाएगी? अल्प जनसंख्या पाई जाती है ऐसे देश में। इसे हम किस में रखते हैं? तो तृतीय श्रेणी के भाग में रखते हैं। जैसे कि साइबेरिया, मतलब यूरोस के, सॉरी, रूस के उत्तरी भाग में साइबेरिया है। साइबेरिया इतना बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ है, कि वहां उतनी जनसंख्या नहीं रहते, लेकिन जनसंख्या रहते हैं। क्यों? क्योंकि साइबेरिया में खनिज संपदा सर्वाधिक है, इसलिए इसलिए वहां पर अल्प जनसंख्या पाई जाती है। उसे हम तृतीय श्रेणी में रखेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या फर्स्ट, मध्यम जनसंख्या सेकंड श्रेणी, और एकदम अल्प जनसंख्या थर्ड श्रेणी, और एकदम जनसंख्या नहीं पाई जाती, बिल्कुल शून्य, अंडा जीरो, शून्य, बिल्कुल नहीं पाई जाती, उसे हम चतुर्थ श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र, सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में है। अफ्रीका के निचले भाग में कालाहारी मरुस्थल है। हम बोल सकते हैं कि अफ्रीका का मैप बना दे रहे हैं। चलिए आपके लिए भी बना दे रहे हैं। ये इधर वाला भाग जो कौन सा मरुस्थल है? सहारा का मरुस्थल है। जबकि यहाँ का जो भाग है कालाहारी का मरुस्थल है। अफ्रीका का यह वाला भाग कालाहारी का मरुस्थल है। तो वहां पे कहाँ पाई जाएंगे? एकदम जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाएगी। शिखर, पर्वत के शिखर, चोटी में कौन रहेगा? कोई रहेगा पर्वत में जाकर आप रहिए, आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वहां पे आपको रहने योग्य जगह ही नहीं है। पर्वत में क्या बनाएंगे? लटकल रहिएगा कि अरे भाई जनसंख्या, तो वो से वहां पे जनसंख्या नहीं पाई जाएगी, अर्थात वहां भी सबसे कम जनसंख्या पाई जाएगी। ठीक है, अत्यंत कम, अत्यंत कम मतलब तो शून्य, एक भी नहीं पाए जाएंगे। कौन पहाड़ में रहेगा? कौन पहाड़ शिखर चोटी में रहेगा? कोई रहेगा नहीं। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे एकदम कम जनसंख्या पाई जाती है, तो मरुस्थल हो गया, पर्वत हो गया, गर्म प्रदेश हो गए, ये सारे क्षेत्र में जहाँ पे एकदम रहने योग्य नहीं है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? चतुर्थ श्रेणी का प्रारूप कहते हैं। ना समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं हम, जनसंख्या घनत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, 100% वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आपको मैं ज्योग्राफी के अंदर बताता हूँ, वो सारा को नोट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। 100% में 95% गारंटी, उससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। यदि आप वहां बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको यह लगता है कि हम जो 5 मिनट 10 मिनट जो समय बर्बाद किए, यदि उसे आप वापस ला सकते हैं, तो आप बर्बाद कर सकते हैं समय। इसमें हो गया जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं? घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होगा? घनत्व एक तो भार भी होता है, ये वहां पे भार नहीं, घनत्व यहाँ पे भार नहीं, लोगों का जमाव, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। मान के चलिए, यहाँ पे आपको पिक्चर से बता समझा दे रहे हैं कि एक बड़ा सा गांव है, एक बड़ा सा पूरा गांव है, या 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आता है। यह कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर, अब यहाँ आदमी को हम रखते हैं भाई, आदमी है, सारे जीव जंतु हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारे हैं।
मान के चलिए ये आदमी है जो ब्लू मार्कर से ये सारे आदमी है, ठीक है। अब ये कितने किलोमीटर का दायरा है? 1 किलोमीटर। तो इसमें कितने आदमी है 1 किलोमीटर के अंदर? उनकी जनगणना, उनकी गिनती की जाती है। तब जनसंख्या घनत्व डिसाइड की जाती है किसी भी क्षेत्र का, उसका गिनती किया जाता है, उसके बाद दिखाया जाता है। तो हम सिंपल या तो साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में जितने भी आदमी, कितने आदमी निवास कर रहे हैं, उन्हीं की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान के चलिए 1 किलोमीटर का दायरा हम समझा रहे हैं, यहाँ 50 आदमी निकाल रहे हैं, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 50 है। इस राज्य मतलब इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है हमारा जो भी है माजुली। माजुली, आप बताइएगा कि ये क्या है, कमेंट में। माजुली द्वीप का नाम है, कहाँ है वो भी बता दिए, कौन नदी। हम माजुली रख दे रहे हैं, ठीक है। ये माजुली है, इसके अंदर 50 व्यक्ति रह रहे हैं, तो 50 व्यक्तियों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। अब बात आते हैं जनसंख्या घनत्व में सबसे ऊपर वाले राज्य, सबसे अधिक किनके पास जनसंख्या घनत्व है और किसके पास सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला जो राज्य है वह बिहार है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे अधिक में, और सबसे कम में अंडमान निकोबार। 45 व्यक्ति ही रहते हैं, 45 या 50, यही दोनों के बीच में रहते हैं अंडमान निकोबार में। जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, स्टेट में, राज्य में बिहार 1128। कितने रहते हैं? टोटल 1128 रहते हैं। और पश्चिमी बंगाल सेकेंड स्थान में आता है, उसमें 1028 रहते हैं। और स्टेट में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके रीजन भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाका में रहेगा कौन उतना? तो घाटी हो गई, एक घाटी के उस पार तो रहते ही है, लेकिन 1 किलोमीटर के दायरे में उतना कोई नहीं रहता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। पूछा जाएगा आपको कभी भी क्वेश्चन, तो आप गलत कीजिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाई जाती है। हम बोलिएगा कि बिहार 1128। दूसरा में कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल 1000 कुछ 28 28 आता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली, दिल्ली का है। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में आप बोलिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन स्टेट, राज्य में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। समझ आ गए? यही कहते हैं जनसंख्या घनत्व। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे रट्टा मार लीजिए, जो भी मारना है मार लीजिए, हमको मतलब नहीं है बस, लेकिन आपको मारना है तो मारना है। रट्टा आपको मारना है। एग्जाम में फोकस कीजिए, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आप एक लड़का है, आपको खुद ही करना है। तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या मैं जिंदों के साथ रहूंगा या मुर्दों के साथ। जिंदा वे होते हैं जो सपने देखते हैं, जिनके कोई लक्ष्य होते हैं, और मुर्दा वे होते हैं जिनका पास कोई लक्ष्य नहीं होता। तो आप डिसाइड कीजिए, आप मुर्दा के साथ हैं कि जिंदा के साथ। बार बार कह रहे हैं, यही है हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का ही अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने आदमी हैं, उनकी संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। समझ में आ गया? अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसा क्या क्या कारक है कि किन्हीं क्षेत्र की जनसंख्या कहीं पे सर्वाधिक पाई जाती है तो कहीं पे एकदम पाई ही नहीं जाती है। क्या कारण है? कुछ तो रीजन होगी, कोई तो कारण होगी कि बहुत सारे जनसंख्या दिल्ली में पाए जा रहे हैं, कोई तो कारण है। बहुत कम जनसंख्या पाए जा रहे हैं अंडमान निकोबार में, कोई तो कारण है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, कोई तो कारण है। तो इसका सबसे पहला कारण है जल की उपलब्धता, मृदा, भू आकृति, जलवायु, शिक्षा भी हो सकते हैं। आप अपना से भी ऐड कर सके, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली जाते हैं और जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। शिक्षा भी हो सकते हैं, अपना दिमाग से आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी। तो हम चार पांच एक मान के चलिए शिक्षा लिख दे रहे हैं, चलिए पांच आपके लिए लिख दे रहे हैं शिक्षा। शिक्षा, चलिए, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन में देगा कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कारणों का वर्णन करें, वर्णन करें, तो आप 5 पॉइंट तो लिख पाइएगा। 1 पॉइंट जल की उपलब्धता, हेडलाइन टॉपिक दे दीजिएगा जैसे कि ऐसे दिए हुए हैं, और उसके डिस्क्राइब कर दीजिएगा इतना छोटा सा कंटेंट। दूसरा हम लिख मृदा, भू आकृति, जलवायु, इस तरह सब कंटेंट दे सकते हैं।
दे सकते हैं ना? आपको क्या हमको बार-बार समझाने पड़ेगा कि सारा तो जलवायु की उपलब्धता क्या है? तो पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे जलवायु की उपलब्धता। तो जलवायु की उपलब्धता में एक महत्वपूर्ण कारक क्यों माना था जलवायु? आज से नहीं, सदियों से, प्राचीन काल से, सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से लोग रह रहे हैं वहाँ। वहाँ की क्या है? आज तक मानव जल के किनारे जहाँ पे जल मिला तहाँ चल गया, जहाँ पे नदी है वहाँ पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी इज इम्पोर्टेंट। कहते हैं ना जल ही जीवन है, पानी नहीं तो कुछ नहीं, जल नहीं तो कुछ नहीं। समझ में आया? इसी के लिए अगर नदी किनारे रहेंगे कोई जलीय जानवर आएंगे आखेट करेंगे, आखेट का मतलब शिकार, तीर धनुष लेंगे मारेंगे। इसी के लिए प्राचीन काल के मानव रहा करते थे वहां। अभी भी वर्तमान में कोई भी काम है पानी से, घरेलू काम करना है पानी से, उद्योग में फैक्ट्री लगाना है पानी चाहिए भाई। बहुत उद्देश्य परियोजना किसे? बहुत सारा उद्देश्य हो, बहुत सारा नौका चालन, बिजली उत्पादन, पानी से, वाटर से बिजली उत्पादन, वहां पे मनोरंजन का कार्य, नौका चालन, ये सारा क्या है? पानी, वाटर, जल से ही किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जल की उपलब्धता। समझ में आ गया? तो जल की उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। आपको समझा दिए हैं कि आज से नहीं, प्राचीन काल से नदियों में रहते हैं कि मानव जल वाले क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें पानी की कमी नहीं होती। पानी की कमी नहीं है तो वो कृषि कर सकता है, कृषि करके अपनी आजीविका चला सकता है। वहां पे जानवर कहीं आए तो उसका आखेट करके खाना अपना जुगाड़ कर सकता है। इसलिए जल वाली उपलब्धता का स्थान पर सर्वाधिक पानी पाई जाती है। समझ में आया? सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। तो क्या जनसंख्या घनत्व और उसके प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक हमने जल की उपलब्धता देखे। इसके बारे में आप पूरी तरह से पता चल गया? क्या आपको इतने बारे में पता चल गया? तो इसका पहला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका एक नोट नहीं, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला नोट है। हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, मैं अपना चैनल का तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ उसका तारीफ कर रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। अगर नहीं मानते हैं कहीं भी देख लीजिए, एग्जाम में आएगा फिर माथा पकड़ के मत खड़ा रहिएगा। ठीक है? तो ये है हमारा। तो इसके बाद हम अगला जो क्लास करेंगे उसमें हम लिखने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से लिखना है, जो कि हमें एग्जाम में अच्छा नंबर मिले। और बाकी जो बचा है मृदा, भू आकृति, जलवायु और शिक्षा, ये सारे चीज को ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक देंगे तो आप 5 कारक, 5 टॉपिक लगा के अच्छा से लिख सकते हैं, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है? तो ये यहाँ का क्लास यही रोका जाए, अगला क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड तो डिस्क्राइब कीजिए, आपकी मर्जी है। धन्यवाद।